अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग। आज हम चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं और ये लेक्चर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेशन से। आए इसको स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिट इसका सिंबल ए है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है वो वेक्टर का साइन और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके बेसिक यूनिट है। और आप देखें इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें कांस्टेंट रहती है, यानी अगर वेलोसिटी भी ना चेंज हो रही हो और डायरेक्शन भी ना चेंज हो रही हो तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में या वेलोसिटी चेंज हो रही होगी या मैग्नीट्यूड, या दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए इसको बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तीसरी है इसकी टाइप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर का मतलब एक खास, यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है ये, इसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी भी कहते हैं। तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि टी बहुत छोटा है लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज the body said to be moving with uniform velocity, or for a body moving with uniform acceleration its average acceleration is equal to instantaneous acceleration। 2019 के पेपर में ये MCQ के तौर पे ये इंफॉर्मेशन उसने पूछी है आपसे। और नेक्स्ट चलते हैं जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दरअसल है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन इसको मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों की तरह एक्सप्लेन किया। अब जो नंबर 1 है यहाँ पे भी वो नंबर 1 है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है या इंक्रीजिंग डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसा कि आपको उसकी शेप से भी जाहिर हो रहा है। और यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है या वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो नंबर 2 है। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म इसका मतलब है टाइम के लिहाज से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली या यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। और इसी तरह ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, आप इसे देख सकते हैं ये ऊपर जाके, और ये देखें ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, यहां से ग्राफ बैंड होना शुरू हो गया। और इसी तरह ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, जैसा कि ये कहा जा सकता है। इसको कांस्टेंट कहीं तो ज्यादा बेटर होगा। और 5वां ग्राफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस ग्राफ में तो आप देख ही सकते हैं कि टाइम ही कांस्टेंट हो गया, टाइम तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। और तीसरा ये देखें, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, दिखाया भी है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। अब आप जरा गौर करें, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी देगी। और अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी देगी, एरिया आपको वेलोसिटी देगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ऐसा जो है वेरिएबल मैंने बनाया है कि अगर यहाँ इसको मैं ग्रेजुएटेड भी मैंने किया है ग्राफ पे, इससे आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। और आपको अगर यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कहीं भी कोई ग्रेजुएटेड इसको कर दिया जाए, निशानात लगा दिए जाएं, तो आप मखसूस किस्म के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और 2016 के पेपर में इस तरह का एक ग्राफ उसने MD कैट के पेपर में पूछा भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये 3 होती हैं, ये देखें, ये मैंने आपके लिए लगा दी। और ये डायग्राम इसके साथ इसलिए लगाई कि आपको पता लग जाए कि अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है, क्योंकि ये ऊपर जाते हुए भी फ्री फॉल है, तो यहाँ पे a की जगह -g आ जाएगा ऊपर जाते हुए, और s की जगह h आ जाएगा। और अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे a की जगह पॉजिटिव g आएगा और s की जगह अभी भी h ही आएगा। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे रह रही है g, तो वो 10 है। इक्वेशन ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी ये तीनों इक्वेशंस कब ड्रॉ की गई हैं? ये उस वक्त ड्रॉ की गई हैं जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर द लीनियर मोशन, और ये लीनियर मोशन के लिए हैं। तो फ्री फॉल के लिए मैंने आपको बताया ना ये चेंज हो जाएंगी, और कैसे होंगी वो भी आपको बताया। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये बड़ी अहम बात है, इसको आपने अहम गौर से पढ़ना है।
फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, बड़ी अहम बात है। अक्सर लोग समझते हैं कि सेकंड लॉ डिफाइंस फोर्स, नहीं, सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड देता है। मैस इज अ क्वांटिटी ऑफ मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी मैस क्या है, असल में क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है। और ये रेड वाली जो मैंने लिखी है ये इसकी स्टेटमेंट है। अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूस इट्स मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो यहां पे ये इसकी स्टेटमेंट है। फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, बड़ी अहम बात है। कभी भी कोई भी फोर्स, इवन कि आपका वेट भी सिंगल नहीं है। देखिए हमारी बॉडी जमीन को नीचे की तरफ दबा रही है और जमीन जो है रिएक्शन के तौर पे उसे ऊपर की तरफ उठाए हुए है। यहाँ इसका फोर्स न्यूटन होता है, न्यूटन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, और ये CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, और इसको डाइन भी बोलते हैं। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है। और इसी तरह ये CGS यूनिट, इसे PDL का मतलब है पाउंडल, तो ये 1 न्यूटन FPS सिस्टम में है। तो इसी तरह आप देखें जी, ये टेंडेंसी टू मेंटेन रेस्ट है और टेंडेंसी टू मेंटेन कंटिन्यूस मोशन, यानी ये या तो कंटिन्यूस मोशन को जारी रखेगा या तो रेस्ट को जारी रखेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो जाए। टेंडेंसी टू रेजिस्ट ऑफ मैस, या और मेजर ऑफ मैस भी कह सकते हैं। लार्जर द मैस लार्जर इट्स इनर्शिया, स्मॉलर द मैस स्मॉलर विल बी इनर्शिया। और फोर्सेस में देखें कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी बॉडी पे एक ही पॉइंट पे चारों तरफ से ऐसे लग रही हो, यानी यूं और यूं जब वो लग रही होंगी ऐसे एक ही पॉइंट पे, तो इनको हम कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे। और अगर ये फोर्सेस एक ही प्लेन में भी हैं तो इनको कोप्लेनर फोर्सेस भी कहेंगे। डिफरेंट पॉइंट पे लगे लेकिन सेम पॉइंट पे हो, सेम प्लेन में हो, तो इनको कोप्लेनर फोर्सेस तब भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यही इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां से आप देखते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसीलिए एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों को इकट्ठा किया तो यहीं से आप देखिए कांस्टेंट लगा के वो फार्मूला बनता है F=ma, और ये दो बॉडीज के लिए F=ma को मैंने कंपेयर कर दिया और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल जनरेट होते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। थर्ड लॉ, every action has a reaction always equal and opposite, और एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट अप्लाई ऑन द सेम बॉडी। आप फर्ज कर लेंगे मेरे पास ये एक बॉडी है, मैं इसको यूं खींचना शुरू कर दूं तो मैं देखिए ये फोर्स लग रही है ना, एक इधर को और एक इधर को, लेकिन ये इक्वल और अपोजिट हो सकती हैं, लेकिन एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। तो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है। देखिए मैं एक बॉल मारता हूं दीवार पे, मैं एक बॉल दीवार पे मारता हूं तो दीवार के साथ उसके इम्पैक्ट का टाइम कितना कम होगा, उसका लगना, बॉल का दीवार पे लगना एक्शन है और जो दीवार उस पे फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन है। तो इनका टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है। इट इज आल्सो अप्लाई ऑन द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। नेक्स्ट है जी न्यूटन्स लॉ की ये वेरिएशन है, देख लें ये जी के साथ, ये मैंने 5वें चैप्टर का जो लेक्चर अपलोड किया हुआ उसमें भी मैंने बताया, ये बड़ी अहम बात है। ये वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ है और हाइट है, ये डेप्थ के साथ है। जरा हाइट के साथ देखें, हाइट के साथ जी इनवर्स रिलेशन के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्केयर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे जी जो है डेप्थ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेप्थ के साथ। तो यही चीज मैंने यहाँ पे देखें बताई है आपको, और यही चीज इसमें भी बताई। जरा गौर करें, ये जो जीरो है ना ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये वाला जो जीरो है ये सेंटर ऑफ अर्थ है, और ये देखें ये असल में आर लगा हुआ है, यहाँ पे डी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो यहाँ आके ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है आप सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये देखें इनवर्स के स्केयर के साथ ये जो है बढ़े कम होगा। तो फिर ग्राफ की शेप देखें नीचे क्या आ रही है, और ये देखें ये आर लगा हुआ है, तो ये आर का मतलब है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी आप सेंटर से सरफेस तक गए हैं यहाँ। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, ये ग्राफ पेपर में भी आ चुके हैं एंट्री टेस्ट के। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास, अब ये देखें ये मोशन है जिसमें जी कांस्टेंट रहता है और वी वेरी करता है, और टॉप पे जाके वी जीरो हो जाता है,
ठीक है, तो ये चेंजिंग वेलोसिटी है। और नेक्स्ट ये देखें यहाँ पे v यानी वेलोसिटी भी वेरिएबल है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। और ये देखें ये स्पाइरल में भी इसमें दोनों ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्पाइरल में जैसे जैसे बॉडी मूव करते हुए दायरा छोटा करती है ना, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों बढ़ जाएंगी। और इसी तरह ये देखें ये कांस्टेंट है, ये ठीक है वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी है। ये आपको नजर आ रहा है इन डायग्राम से। मैंने कुछ थोड़ा सा इसको जाहिर करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा फर्क पता लग जाए और डिफरेंट केसेस का पता लग जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।